डियर स्टूडेंट, आज हम एक थर्ड चैप्टर जो हमारा पार्ट 1 का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज है इनके अंदर, और इनके अंदर बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल भी है। जेई और नीट लेवल पर भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस सी अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है कि हम कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। लेकिन इसके लिए हमें दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज गोइंग टू डील विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन पर्पस को अचीव करने के लिए हमें दो तरह के दो डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे। टू डिवाइसेस विल बी रिक्वायर्ड, और इसको हम कहेंगे, एक होगा जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होगा इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ये दोनों के अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं। जैसे कि ये इस प्रिंसिपल पर काम करेगा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और इसका जो प्रिंसिपल होगा दैट विल बी कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं, ठीक है। हम दोनों पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होंगे। एक, इन दोनों ही केस में हमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा, और दूसरा एक जो कंपोनेंट होगा वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। नाउ इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? तो तुम लोगों ने 11th में बेसिक समझा हुआ है। इलेक्ट्रोड जो है वो कोई मेटेलिक प्लेट हो सकती है या कोई नॉन मेटेलिक रोड हो सकता है, जिसके ऊपर या तो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। सो इलेक्ट्रोड आर either it can be a metallic plate or non-metallic rod on which either oxidation or reduction reaction is going to take place। यानी चाहे ये प्रोसेस ये सेल हो या ये सेल हो, दोनों के अंदर जो रिएक्शन होने वाले हैं वो एक टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन होंगे। और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? दो चीजें होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। What do you mean by oxidation? Oxidation का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। रिडक्शन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। तो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, दोनों के अंदर ही रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। जिसके ऊपर, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं एनोड, और जिसके ऊपर रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। तो very important definition, what is anode? Anode means electrode on which oxidation reaction takes place. What is cathode? Cathode is the electrode on which reduction reaction is going to take place. तो यहाँ पे जब हम पहले, क्योंकि मैंने यहाँ डिस्कस किया कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पहले हम ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसमें भी अप्लाई होंगे, लेकिन पहले हम इसको यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। अच्छा, एक और टर्म के बारे में भी हम क्लियर हो जाए। लाइक 11th में आता था रेडॉक्स कपल। रेडॉक्स कपल क्या होता है? तो जब हम किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस फॉर्म लिखते हैं तो उसे हम रेडॉक्स कपल कहते हैं। जैसे कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होके Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन देगा,
तो मैं रेडॉक्स कपल को ऐसे लिखूंगा Cu वर्टिकल लाइन Cu2+। उसी तरह से अगर सपोज करो कि जिंक है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एज Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम ये रेडॉक्स कपल को लिखेंगे Zn वर्टिकल लाइन Zn2+। तो रेडॉक्स कपल जो है उसका मतलब होता है कि सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म होगा। देखो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म हुआ और ये रिड्यूस फॉर्म होगा, और दोनों को सेपरेट करेंगे बाय अ वर्टिकल लाइन, तो इसको हम कहते हैं रेडॉक्स कपल। अच्छा, एक दूसरी बात एक और भी हम क्लियर कर लें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए हाफ सेल। हाफ सेल क्या होता है? तो जब कोई इलेक्ट्रोड डीप किया जाए अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, लाइक अगर मैं ये कहूं कि जिंक इज डिप्ड इन ZnSO4 या कॉपर इज डिप्ड इन CuSO4 और Ag इज डिप्ड इन AgNO3 सॉल्यूशन, तो ये सब हुए हाफ सेल। किसी भी हाफ सेल को हम स्टैंडर्ड हाफ सेल डिफाइन करते हैं। कब कोई सेल स्टैंडर्ड हाफ सेल होगा? तो जब कोई हाफ सेल अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में हो। क्या कंडीशन होगी? तो 1 बार प्रेशर, अगर कोई गैस इन्वॉल्व है उसमें तो उसका प्रेशर 1 बार होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन पर होगा, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होता है। तो व्हाट इज अ स्टैंडर्ड हाफ सेल? Those half cell which operate at a temperature of 298 Kelvin, if any gas is involved, pressure is 1 bar and electrolytic solution has a concentration of 1 molar, उसको हम स्टैंडर्ड हाफ सेल कहेंगे। अब एक और बात भी हमें यहां पर क्लियर कर ले हम, क्योंकि यहां पर जो हमने बात कही एनोड की या कैथोड की, तो कोई भी इलेक्ट्रोड या तो वो एनोड बनेगा या वो कैथोड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर एक बात क्लियर करनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड? तो कुछ इलेक्ट्रोड को हम डिफाइन करते हैं एज ए एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड, व्हाट आर एक्टिव इलेक्ट्रोड? एक्टिव इलेक्ट्रोड हमेशा एक्टिव मेटल के बने हुए होंगे। तो जब कोई एक्टिव मेटल अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डीप किया गया हो तो वो एक हाफ सेल बना सकता है। जैसे कि यहां पर अगर मैं कहूं, सपोज करो कि दिस इज बीन अ बीकर, और इस बीकर के अंदर हमने यहां पर लेट अस से जिंक है, और ये जो है वो ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। और सपोज करो कि ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड हमने लिया है वो एनोड की तरह बिहेव करता है। अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा? तो देखो Zn अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे इस एंड से। सो जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज टू Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो Zn+2 है वो सॉल्यूशन में यहां पर आएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर होंगे, और फिर एक प्रेशर क्रिएट होगा, देन दे कैन मूव। अब सपोज करो कि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड कैथोड बनता है, तो क्या होगा? तो इन दैट केस जो सॉल्यूशन में Zn2+ आयन होता है, सॉल्यूशन का जो Zn2+ आयन होता है उसका रिडक्शन हो सकता है एंड जिंक सॉलिड मींस यहां पर जिंक डिपॉजिट होगा। सो एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है? हाउ वी डिफाइन एक्टिव इलेक्ट्रोड? ऐसे इलेक्ट्रोड जिसके एटम का ऑक्सीडेशन हो या उनके आयन का रिडक्शन हो उनके सरफेस के ऊपर, उसे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। सिंपल वे, सो दोज इलेक्ट्रोड whose atom can undergo oxidation or its ion can undergo reduction on its surface are known as active electrode. अब इसी तरह से एक जो दूसरे इलेक्ट्रोड होते हैं जिसे हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इन इलेक्ट्रोड्स के एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी ना तो उनका ऑक्सीडेशन होगा ना उनका रिडक्शन होगा। ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैन टेक प्लेस ऑन देयर सरफेस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। व्हाट कैन बी द एग्जांपल? जैसे एक्टिव इलेक्ट्रोड में कोई भी एक्टिव मेटल एज एन एग्जांपल कैन बी देयर। जैसे हमने जिंक लिया, कॉपर कैन बी देयर, इवन यू वुड हैव टेकन एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सभी एक्टिव इलेक्ट्रोड हो सकते हैं।
इनर्ट इलेक्ट्रोड में एज एन एग्जांपल अगर मैं कहूं तो प्लेटिनम कैन बी देयर और इट कैन बी ग्रेफाइट कैन बी एक्टिंग एज ए ग्रेफाइट हो सकता है एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब ये कैसे बिहेव करेंगे, तो सपोज करो कि यहां पर अगर हमने एक सपोज करो कि ये इस तरह की एक सिस्टम ली हो, ये एक प्लेटिनम वायर प्लेटिनम प्लेट है और यहां पर ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन में सपोज करो कि देयर इज एन Fe2+ आयन, उसके अलावा इसके अंदर Fe3+ आयन भी है। सो दिस इज लेट अस से having a mixture of Fe2+ salt and Fe3+ salt and let us say this is platinum। ये क्या है, प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम प्लेट है। सपोज करो कि ये एनोड बनता है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड एनोड बनता है, तो क्या होगा, नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन हियर, यहां पर Fe जो 2+ होगा जो सॉल्यूशन में होगा वो सरफेस के ऊपर आएगा, यानी इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर आएगा। मेटेलिक सरफेस के ऊपर आके क्या करेगा, इसका फर्दर एक ऑक्सीडेशन होगा और वो Fe3+ फॉर्म में जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ये कब होगा, जब ये एनोड की तरह बिहेव करता है। और अगर सपोज करो इफ इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन कैथोड, देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू कम हियर। So in that situation what will happen, solution will be having Fe3+ ion that will undergo reduction and will form Fe2+। जब मैं यहाँ aqueous लिखूं इसका मतलब कि it is dissolved in solution और dissolved फॉर्म में है वाटर में, तो यहाँ पर Fe3+ क्या होगा, इसके ऊपर आके रिड्यूस होगा, यानी या तो Fe2+ का ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा हुआ तो ये एनोड बनेगा, और यहाँ पर अगर रिडक्शन हुआ तो ये +2 में जाएगा। ये एक एग्जांपल बता रहा हूं इस सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है या Fe3+ का रिडक्शन हो रहा है। तो जब कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस किसी सरफेस के ऊपर हो, लेकिन वो जो सरफेस के ऊपर हो रहे हैं उनके एटम रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट नहीं करते तो उसे हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जब किसी इनर्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर गैस बबल कर दिया जाए तो उसे हम फिर गैस इलेक्ट्रोड कहते हैं। लाइक देखो यहां पर सपोज करो कि यही सिस्टम होता है ना, यही अगर मैं सिस्टम लूं एज इट इज, सपोज करो कि इट हैज बीन लाइक दिस, ये प्लेटिनम वायर है, यहां पर सॉल्यूशन है, और सपोज करो कि यहां पर एक इस तरह से एक यहां पर पाइप होती, डिलीवरी पाइप, और यहां से मैं हाइड्रोजन गैस बबल करता तो ये हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर आता। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, दिस हाइड्रोजन गैस विल बी half H2 gas will get oxidized to H+ ion and will get dissolved in the solution here। सपोज करो कि ये H3+ ion containing solution है, तो ये गैस इलेक्ट्रोड होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर देखो ये एनोड हुआ तब ऐसा होगा, अगर ये कैथोड हुआ, ये गैस इलेक्ट्रोड कैथोड हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये जो H3+ आयन होगा उसका H+ आयन वो रिड्यूस होगा एंड दैट विल बी रिजल्टिंग इनटू H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। So I would say inert electrode and gas electrode resembles each other. The only difference is here gas is going to get bubbled over the inert electrode। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे चैप्टर के लिए। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम अब चलते हैं टू स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। So let us now have the discussion of the principle of electrochemical cell। कोई भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा वो दो हाफ सेल का बना हुआ होगा। So that means here I am just taking here an example of Daniell cell। So as an example we are taking Daniell cell। इस Daniell सेल के अंदर हमने दो रेडॉक्स कपल लिए हैं, और वो एक रेडॉक्स कपल है Zn वर्टिकल लाइन Zn2+, और दूसरा रेडॉक्स कपल है Cu वर्टिकल लाइन Cu2+, that constitute a two half cell। तो यहाँ पर you can see in the figure, here we can have, this is zinc plate, this is zinc plate, Zn plate, and this is copper plate। So in this case you can see it is constituting a half cell। half cell का मतलब मैंने पहले भी कहा था, a cell which consists of a metal dipped in its electrolytic solution। तो जिंक जो है वो डिप किया गया है ZnSO4 सॉल्यूशन में, एंड कॉपर हैज बीन डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन। दिस इज अ स्टैंडर्ड सेल बिकॉज दिस हाफ सेल एंड दिस हाफ सेल आर इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन। You can see 1 molar concentration has been there, and let us say the temperature at which this is going to take place, the process is going to take place is at 25 or 298 Kelvin।
So we have taken two couple here, Zn2 plus and CuCu2 plus, as you can see here, and you will find some U-shaped glass tube has been there. This is a U-shaped glass tube and that will be known as salt bridge. तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक salt bridge है. तो we have used here salt bridge. What is salt bridge? So you can see it is a U-shaped glass tube. So U-shaped glass tube that is going to be filled, ये fill किया जाता है, it is filled with jelly of agar is a protein algae mixed with some salt. It can be KCl or it would have been KNO3 or it would be ammonium nitrate. So a jelly of agar and salt in the form of a paste, we can say, it will be filled in this tube, and this will be having with, of course, it is going to have two end that will be plugged by glass wool. So this paste which has been filled here should not fall down. That's why we will find here this will be a glass wool at the both open end, so that this salt which has been taken here do not fall down into the solution. Now let us see about here how this cell will work. Whenever we consider two metals, you know about any two metal will have some difference in the tendency to release electron. Now let us see how one metal will try to release electron as compared to other. Like you can see, zinc has been there in ZnSO4 and here copper is there in CuSO4. Both are having same concentration. So I could simply say if the concentration are same, then we can say that osmotic pressure of that solution will be same. So let us consider here that this both solution are having same osmotic pressure. Now it will be competition for the zinc and the copper. Who will try to first of all drop itself into the solution? यानी यहां पर जिंक और कॉपर के बीच में कंपटीशन होगी कि कौन पहले डाइव मारता है इस सॉल्यूशन के अंदर. जिंक जो है, जिंक का जो आयन होता है वो जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सॉल्यूशन का उसको वो ओवरकम कर सकता है और इसीलिए वो इजीली डाइव दे पाएगा. लेकिन कॉपर जो होता है वो कॉपर सल्फेट जब इसके कनेक्शन में है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है कि कॉपर जो है इसके अंदर इजीली नहीं जा पाएगा. जा सकता था लेकिन बिफोर कॉपर कैन गो इनसाइड द सॉल्यूशन इट विल टेक टाइम. ये जिंक क्या होगा, विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो क्विक होगा एंड इट विल डाई. और जैसे वो डाई हुआ क्या हुआ, एक रिएक्शन. व्हाट विल द रिएक्शन? तो यहां पर Zn जो है that will be oxidizing as Zn2+. There is another way also to understand. It's a simple thing. We can say zinc will have higher tendency to release electron than copper. So before copper can release electron, it will be zinc that will release the electron. और जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, here electron will be there और Zn+2 जो है सॉल्यूशन में जाएगा. तो यहां पर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक टाइप का यहां पर जो है एक टाइप का इस तरह से यहां पर चार्ज सेपरेशन होगा. सो माइनस 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 हियर एंड हियर यू विल हैव द पॉजिटिव आयन ऑफ द Zn2+. So this will be a charge separation will take place. When charge separation will take place, a potential will get developed. अब क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट हो गए ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए हैं, तो ये अब देखो यहाँ पर मैंने क्या रखा है, की रखी है. इस की को मैं अगर प्रेस करता हूं यानी नीचे इसको लाता हूं तो ये सर्किट चालू हो जाएगा. और यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे तो कनेक्टेड है यहाँ पर, अल्टीमेटली यहाँ पर नेगेटिव असर आएगा, इफेक्ट होगी. तो यहाँ पर क्या होगा, ये सॉल्यूशन के जो Cu+2 आयन होंगे वो सब इसके ऊपर डिपोजिट होंगे, एक्यूमुलेट होंगे. तो ये जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगी, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. और यहाँ पर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ दी, अगेन यहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस, यानी यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डेवलप हुआ. तो यहाँ पर इस तरह से पोटेंशियल डेवलप हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज. सो अगेन अ पोटेंशियल हैज बीन डेवलप्ड हियर.
लेकिन ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो हायर है एज कंपेयर टू दिस। जैसे ही एक डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और आई वुड से एक टाइप का इक्विलिब्रियम इस प्रोसेस का यहां पर स्टेब्लिश हो जाता है, एक टाइप का इक्विलिब्रियम यहां पर स्टेब्लिश हो जाता है। दैट मींस यहां पर इट विल बी सिचुएशन विल बी हियर, यहां और यहां पर, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन डेफिनेट अमाउंट में हो जाता है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ द कॉपर इसके ऊपर आ जाते हैं। देन व्हाट विल हैपन, अ पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है उसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यूं जाएंगे, यहां पर आएंगे। कॉपर इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर जो है वो रिडक्शन में जाएगा और Cu सॉलिड बनेगा। तो क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एनोड बना, लेकिन दिस एनोड इज नेगेटिव। So to say that anode or positive electrode become wrong here. Anode are those electrode on which oxidation reaction is going to take place. ये नेगेटिव बना क्योंकि यहाँ पर Cu+2 आयन का एक्यूमुलेशन था और इलेक्ट्रॉन इस तरफ माइग्रेट होकर यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। अब देखो यहां पर बात क्या आएगी कि हमने सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज किया, व्हाट वाज द पर्पस। ये पूरे प्रोसेस में तो यही हो रहा है, जिंक हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन एंड कॉपर हैज अंडरगॉन रिडक्शन। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ओवरऑल प्रोसेस में ये हुआ कि Zn सॉलिड और Cu+2 आयन ये एक्वेस सॉल्यूशन, Zn+2 जो है सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है और कॉपर जो है उसका डिपोजिशन हो रहा है। That means as the time passes, you'll find that the weight of the zinc plate will decrease and the weight of the copper plate will increase. हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो ऑब्वियसली ये गैल्वेनोमीटर है, ये बताएगा कि करंट इज मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। अगर हम पोटेंशियल मेजर करना चाहें तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर रख सकते हैं और वो वोल्ट मीटर से हमें ये भी पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, अब बात ये हो रही थी कि हमने सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर क्यों यूज किया, क्या पर्पस था। तो सबसे पहला पर्पस जो होता है और एम, व्हाट इज द एम ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्या पर्पस को सॉल्व करता है। तो सबसे पहली बात ये है कि इट इज गोइंग टू कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। जैसे देखो यहां पर दो प्लेट को हमने कनेक्ट किया बाय कंडक्टिंग वायर थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, और इन दोनों सॉल्यूशन को हमने कंप्लीट किया बाय सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट है और सॉल्ट एक मोल्टन फॉर्म में, यानी थोड़े से गीले से होंगे, मोल्टन फॉर्म में होंगे और इसीलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है, इट इज कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरी खास बात, it is aimed to maintain neutrality of solution। ये सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। कैसे, देखो अगर इस प्रोसेस के अंदर जहां पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, सपोज करो कि ये जिंक ऑक्सीडाइज होता जाता, तो विथ इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यहां पर पॉजिटिव आयन एक्सिस अमाउंट में हो जाते हैं, और अगर पॉजिटिव आयन एक्सिस अमाउंट में हो जाते तो उनका एक्यूमुलेशन ये जो इलेक्ट्रोड होगा उसके चारों तरफ हो जाएगा। तो क्योंकि Zn+2 चारों तरफ इसको सराउंड कर लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकल नहीं पाएगा। सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू लीव दिस एंड, and if the electron is not in a position to leave this end, it will not be able to reach on this side. So ultimately क्या होगा, within short period of time ये प्रोसेस बंद हो सकता है, यानी यहाँ पर Zn+2 आयन एक्सिस में हो गया। दूसरी बात यहाँ पर भी ऐसा होगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन हो गया तो सल्फेट विल बी इन एक्सिस अमाउंट, तो सल्फेट विल हियर विल बिकम इन एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ charging of the solution has taken place. Now if the charging of the solution is taking place, then within a short period of time, just about maybe about 30 या 40 सेकंड के अंदर ही ये प्रोसेस बंद हो सकता है। तो अब कैसे इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाए, तो सॉल्ट ब्रिज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या लिया, सपोज करो कि हमने यहाँ पर वी वुड हैव टेकन हियर, फॉर एग्जांपल आई वुड हैव टेकन लाइक KNO3 वुड हैव बीन टेकन। अगर मैंने पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर लिया होता
तो अगर ये Zn+2 would be in axis, then this from here, from the salt bridge, it will be NO3 minus ion that will come down into the solution and will maintain the electrical neutrality of the solution by neutralizing the positive charge in axis. And here it will be K plus ion that will be going into the solution and will neutralize the negative charges of the sulfate. That's why they are going to maintain the electrical neutrality. तो एक जो बड़ी बात है, it maintain the electrical neutrality of the solution. अब कई बार ऐसी एक बात आ सकती है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर किस तरह के सॉल्ट लेने चाहिए. So what is the essential condition for salt in salt bridge? ऐसी कौन सी एसेंशियल कंडीशंस होती हैं सॉल्ट ब्रिज जो हम सॉल्ट लेते हैं उसके लिए, ताकि वो पर्टिकुलर, हम कोई भी सॉल्ट यहां पर यूज नहीं कर सकते. तो जो भी हम सॉल्ट यूज करें सॉल्ट ब्रिज में, उसकी एसेंशियल कंडीशन, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो माइग्रेशन वेलोसिटी होती है, माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन मस्ट बी सेम. यानी जिस स्पीड से पॉजिटिव आयन ट्रैवल करे उसी स्पीड से नेगेटिव आयन ट्रैवल करना चाहिए. तो माइग्रेशन स्पीड या माइग्रेशन वेलोसिटी अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है. तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वही सॉल्ट जो है इसमें यूज किया जाएगा. दूसरी बात, जो आयंस होते हैं, आयंस ऑफ सॉल्ट मस्ट नॉट रिएक्ट विथ आयंस of electrolytic solution. ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उनके आयन से ये आयन, यानी सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट यूज किए गए हैं उसके आयन रिएक्ट नहीं होने चाहिए. अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पर KCl लिया है, ठीक है. सपोज करो कि मैंने यहाँ पर KCl लिया होता और यहाँ पर ये Ag होता, दिस वुड हैव बीन Ag इलेक्ट्रोड, और ये AgNO3 होता. तो अगर AgNO3 का एक हाफ सेल होता तो उस सिचुएशन में क्या होता, Ag वुड हैव गिवन Ag प्लस, वो यहां पर होता, और AgNO3 वाला भी Ag यहां पर होगा. दैट Ag प्लस कैन कंबाइन विद द Cl माइनस एन इफ यहां पर हमने KCl यूज किया होता. तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, AgCl बनेगा और ये एक्सपेरिंग सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा. रिएक्शन हुआ, तो ऐसा हम फिर सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं कर सकते. दूसरी बहुत एसेंशियल कंडीशन है और वो ये है कि जो भी आयंस हैं जो यहाँ पर गए, जैसे K प्लस गया और NO3 माइनस आयन गया, यहाँ पर न तो NO3 का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और न यहाँ पर K प्लस का रिडक्शन होना चाहिए. दैट मीन्स शुड नॉट आयंस ऑफ सॉल्ट मस्ट नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, यानी ना तो उनका ऑक्सीडेशन होना चाहिए और ना ही उनका रिडक्शन होना चाहिए. ठीक है. तो देखो यहां पर हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन, कि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग की बात ये हुई. हमारा पर्पस था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट कि ये जो केमिकल रिएक्शन, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, एक नेट रिएक्शन हुआ. उस रेडॉक्स रिएक्शन में हमें मिला क्या, we actually have got the current, we have got the current in the opposite direction. So what it is doing, it is converting chemical energy into electrical energy. बात समझ में आई ना. So this is very very important. अच्छा, एक इसके साथ में मैं अभी एक और बात भी कर लेता हूं, क्योंकि हम कुछ सेल देखने वाले हैं. जैसे हमने यहाँ पर दो हाफ सेल देखे, जिसके अंदर हमने डेनियल सेल, ये डेनियल सेल था. अभी हमें कोई भी सेल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो हाफ सेल हो उसको आप कनेक्ट कर लो तो हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलेगा. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टू सेम सॉल्यूशन, टू सेम हाफ सेल व्हेन कनेक्टेड दे विल नेवर जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उनमें क्रिएट ही नहीं होगा. समझ में ना. यानी अगर मैं कहूं कि जिंक डिप्ड इन ZnSO4 और इस तरफ भी जिंक डिप्ड इन ZnSO4, दोनों को कनेक्ट करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, करंट जनरेट नहीं हो सकता. यानी हमेशा दो डिफरेंट हाफ सेल जब कनेक्ट किया जाता है तभी हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. समझ में आई बात. तो अभी हम एक सेल की बात करेंगे.
पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद में इसको हम यूज भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डील विद दिस। यहाँ पर मैंने एक जो फिगर ड्रॉ की है, ये एक हाफ सेल है। इस हाफ सेल को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेट अस सी व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन हियर। पहले इसको समझ लें, क्योंकि हम इसके सेल फिर बनाने वाले हैं। जैसे देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या है, you can see here platinum wire is there. This is connected with platinum plate that is coated with the platinum black, and this platinum wire is sealed into a glass tube. ये ग्लास ट्यूब होगी और उसके अंदर मर्क्यूरी होगी। सो अ ग्लास ट्यूब दैट इज फिल्ड विद द मर्क्यूरी। ये प्लेटिनम वायर जो है इस मर्क्यूरी के कांटेक्ट में होगा, और ये फिर मर्क्यूरी ऊपर जाके कॉपर वायर, यहां पर जो है एक कॉपर वायर होगा जो एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्योंकि यहां पर से हम हाइड्रोजन गैस बबल कर सकते हैं। H2 गैस कैन बी बबल्ड। तो यहां एक हाफ सेल जो इसको जिसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो यहां पर क्या होगा, ये यू कैन सी अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 1 बोला। H3+ आयन सॉल्यूशन इज देयर। यहां पर हाइड्रोजन गैस बबल किया जा सकता है, और वो सपोज करो कि इसका 1 बार कंडीशन है। तो दिस इज अंडर अ स्टैंडर्ड कंडीशन, इसलिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। सपोज करो कि हमने यहाँ पर ब्रोमीन पास किया गया होता तो हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ब्रोमीन इलेक्ट्रोड। तो जो गैस यहाँ पर पास किया जाता है उसके बेस पर उसका नाम दिया जाता है। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ये एनोड बनेगा या ये कैथोड बनेगा। कोई भी हाफ सेल एनोड बनेगा कि कैथोड बनेगा वो डिपेंड करता है वो दूसरा कौन सा हाफ सेल जिससे कनेक्टेड है। जैसे देखो यहां पर जिंक डिप्ड इन ZnSO4 कनेक्टेड विद कॉपर डिप्ड इन CuSO4। यहां पर कॉपर जो है वो एज ए कैथोड बना, लेकिन हर बार कॉपर कैथोड नहीं बन सकता। सपोज करो कि कॉपर डिप्ड इन CuSO4, if suppose copper dipped in CuSO4 would have been connected with Ag dipped in AgNO3, ऐसी सिचुएशन के अंदर ये एनोड बनता और फिर ये कैथोड बनता। तो कौन सा हाफ सेल एनोड बनेगा कैथोड बनेगा वो रिलेटिव आई वुड से रिलेटिवली कौन सा दूसरा हाफ सेल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज करो कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर एनोड बनता है, तो अगर एनोड बनता है तो क्या होगा, एनोड अगर बनेगा तो हाइड्रोजन गैस हैज टू बी बबल्ड। तो हाइड्रोजन गैस बबल किया जाएगा, दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा एक रिएक्शन होगा। सपोज करो कि ये कैथोड बने, अगर ये कैथोड बनता है तो इन दैट सिचुएशन H+ आयन जो होगा सॉल्यूशन का, जो यहां पर सॉल्यूशन में होगा उसका रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां पर डेवलप होगा, यानी यहां पर बबलिंग होगा एंड देन हाइड्रोजन गैस विल कम आउट ऑफ इट। ठीक है, हम इसको क्यों स्टडी करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो अगर मुझे किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल, मुझे सपोज करो इसका पोटेंशियल फाइंड करना है या इसका मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हमें कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। तो ये जो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो स्टडी करने जा रहे हैं लेटर ऑन, दिस इज इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा और इसका जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल आई वुड से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका जो होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज कंसिडर्ड टू बी 0.000 वोल्ट, एब्सोल्युटली जीरो। आर्बिट्ररी हम इसको 0.00 वोल्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है और कैसे हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं किसी भी हाफ सेल का या कंप्लीट सेल का। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सिंबॉलिक वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर बार नहीं कि हमें ड्रॉइंग फिगर ड्रॉ करनी पड़े, सेल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो देखो जैसे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। हमने देखा कि इसके अंदर जैसे लाइक ये जो डेनियल सेल था, इसके अंदर एक एनोडिक हाफ सेल है और ये है कैथोडिक हाफ सेल। तो अगर मुझे कोई एनोडिक हाफ सेल रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, आई विल पुट इट फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल लिखूंगा यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट में होता है, वर्टिकल लाइन लिखूंगा और फिर यहाँ पर आई विल राइट एक्टिव आयन with the concentration maintained here. If it is a standard half cell has been there, तो concentration 1 मोलार ही होगा। Suppose I want to write any cathodic half cell, मैं कोई कैथोडिक हाफ सेल
को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट एक्टिव आयन विद अ कॉन्सेंट्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो 1 मोलर वर्टिकल लाइन, देन इट इज गोइंग टू बी मेटल। अब ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो कि वो कोई गैस इलेक्ट्रोड हो, जैसे अभी हमने देखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक गैस इलेक्ट्रोड है। तो जनरली जो गैस इलेक्ट्रोड होता है उसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो पहले यहां पर हम मेटल लिखेंगे, देन विल पुट वर्टिकल लाइन, फिर जो भी गैस बबल्ड किया जाता है वो गैस बबल्ड विद द प्रेशर 1 बार स्टैंडर्ड कंडीशन में, वर्टिकल लाइन, फिर हम यहां पर लिखेंगे एक्टिव आयन विद अ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। और अगर ये क्या हुआ जब एनोड बन रहा है, सो गैस इलेक्ट्रोड इफ इट इज एन एनोडिक सेल, एनोडिक हाफ सेल है तो इस तरह से, और अगर कैथोडिक हाफ सेल बना, अगर वो कैथोडिक हाफ सेल बनता है, in that situation it will be like this, we'll put it first of all active ion with concentration 1 molar, then vertical line, it will be gas bubbled, then it is going to be with pressure 1 bar, vertical line, it is going to be metal। ठीक है, तो इस तरह से हम सेल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर दो हाफ सेल जैसे एनोडिक और कैथोडिक हाफ सेल, लेट मी पुट इट हियर, हमने सपोज करो कि एनोडिक हाफ सेल यहां पर इस तरफ लिखा है और इस तरफ हमने कैथोडिक हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, अगर हम इनके बीच में एक इस तरह की दो वर्टिकल लाइन अगर लिखते हैं तो ये इंडिकेट करेगा यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, बराबर। और अगर यहां पर इसके बीच में एक ही वर्टिकल लाइन रहेगी दिखेगी तो इसका मतलब वी आर नॉट यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। सो लेट अस सी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डैनियल सेल को। तो देखो डैनियल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये डैनियल सेल में एनोडिक हाफ सेल क्या है, जिंक डिप्ड इन ZnSO4, so I will write like this, see this is the representation, Zn, this is for the Daniel cell, Zn solid, vertical line it will be Zn2 plus, concentration कितना है इस सॉल्यूशन का, concentration 1 मोलर है। ये कैसा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यानी ये एनोड है। ठीक है, ये भी साइन देने की, डबल वर्टिकल लाइन, कई बार हो सकता है तुम साइन न भी पाओ पर समझ लेने का, यहां पर न भी हो, इट मे नॉट बी देयर, बट यू शुड अंडरस्टैंड लेफ्ट साइड में हमेशा एनोडिक हाफ सेल होगा और राइट साइड में ही कैथोडिक हाफ सेल। Always on the left side anodic half cell have to be represented, and on the right side it will be cathodic half cell. So here again now writing cathodic half cell. So as we can see here I have written here active ion. So the active ion was Cu plus 2 ion having concentration 1 molar, vertical line Cu solid. तो जब हम ऐसा लिखते हैं तो we mean to say that zinc dipped in ZnSO4 is connected with copper dipped in CuSO4, where zinc is acting as an anode and copper is acting as a cathode, and of course cathode here is going to be a positive। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं जिंक को कनेक्ट करता हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, यानी Zn dipped in ZnSO4 is connected with standard hydrogen electrode, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। सपोज करो कि जिंक dipped in ZnSO4 is acting as an anode और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज ए कैथोड, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस, Zn solid, vertical line Zn2 plus, concentration 1 molar, so this is minus here, double vertical line, अब हम क्या देखो यहाँ पे एक्टिव आयन कौन सा, H plus ion, so I'll put it here H plus ion, concentration 1 molar, then vertical line it is H2 gas which has been bubbled here, and that was having a pressure of how much, it will be pressure of 1 bar, vertical line platinum solid, this is the inert electrode which we have used। और सपोज करो कि ऐसा होता कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो हम लेट अस से कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट से कनेक्ट करते हैं और दिस इज एक्टिंग एट दैट टाइम एज एन एनोड, तो कैसे, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाए कॉपर डिप्ड इन CuSO4, then in that situation standard hydrogen electrode will act as an anode, so it will be written now like this, platinum solid, vertical line H2 gas bubbled at pressure
1 bar, vertical line, H plus, concentration of the solution here is 1 molar. This is negative electrode, that is anode. Double vertical line, it will be Cu2 plus, concentration 1 bar, vertical line Cu solid. डियर स्टूडेंट, कई बार बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कोई सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसा दे दे, ठीक है, और फिर पूछे कि राइट द सेल रिएक्शन. सपोज इफ द क्वेश्चन इज बीन लाइक दिस, राइट सेल रिएक्शन. So what is the meaning of writing cell reaction? Means you have to write the reaction carried out at anode and cathode. So what will happen here? In this case at anode, so anodic half cell, what will happen here? It is H2 gas that will be giving H plus aqueous plus electron. ये standard hydrogen electrode पे ये reaction हमने देखा था ना, तो ये reaction हम लिखेंगे जो उसका basic reaction होता है. And at cathode, what will happen? Cathode will be having Cu2 plus ion, but that will be requiring 2 electron to give Cu solid. So what can be the cell reaction? So here we'll write cell reaction. So cell reaction is now going to be like this. देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हुआ है, इसलिए जब हम सेल रिएक्शन लिखें तो it should electron should be balanced. So I'm just multiplying this equation by 2. So what I'll write now here, H2 gas, that will be plus Cu2 plus aqueous, ठीक है, and that will be giving 2H plus aqueous plus Cu solid. और स्टूडेंट कभी कोई ऐसा पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ द करंट इज व्हाट, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड. तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे राइटिंग द सेल रिएक्शन, गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट और द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बात समझ में है ना. अब देखो एक और बात हमने यहाँ पर देखा इस सेल रिप्रेजेंटेशन में, कभी मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड ले रहा हूँ, कभी मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड ले रहा हूँ. तो कब कोई सेल हाफ सेल एनोड बनेगा या कब कोई हाफ सेल कैथोड बनेगा, वो डिपेंड करता है कि वो किससे कनेक्टेड था. जैसे यहां पर अगर ये कनेक्टेड है तो दिस इज एक्टिंग एज एन कैथोड. मैं तुमको एक थोड़ा सा 10th लेवल पे थोड़ा पढ़ा था, यू नो जिंक की रिएक्टिविटी ऑर्डर जो थी उसमें जिंक जो था वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए ये ऑब्वियसली क्या बना, एनोड. और हमने उसी रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, इसीलिए हाइड्रोजन की क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इसलिए वो एनोड बनेगा. जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है वो एनोड, और दूसरा जो रिलेटिवली जो होगा वो कैथोड बनेगा. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, अब हम सेल पोटेंशियल क्या होता है वो देखने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने डैनियल सेल में देखा कि दो सेल को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं. So let us first of all see what is a potential difference. What is cell potential? So cell potential is the difference of the potential of two electrodes. ये difference of potential of two electrode है, और जो potential दो electrode के होते हैं वो दो तरीके से दिए जा सकते हैं. या तो आप define कर सकते हैं oxidation potential और define कर सकते हैं in the terms of reduction potential. So what is an oxidation potential? It is relative intensity of a tendency of electrode to release electron. और उसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? इट इज ए रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ ए टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो हम कोई भी जो दो हाफ सेल कनेक्टेड होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन करेंगे या हम रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन करेंगे. लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करते हैं. इसका मतलब सेल पोटेंशियल को हम क्या लेंगे? सो वी विल से सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स. ध्यान रखना, मैं ये भी कह सकता हूं कि सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड, लेकिन हम यहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको हम हमेशा डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. नाउ हियर अभी देखो यहां पर एक और चीज भी ध्यान रखो. एक चीज होता है ईएमएफ, एक होता है पोटेंशियल. जब आई वुड से जब हम किसी भी का पोटेंशियल फाइंड करना चाहे तो अगर
मैं पोटेंशियल फाइंड करता हूं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, तो मुझे हमेशा वो पोटेंशियल कम मिलेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। तुम 11th में ये पढ़ोगे कि वोल्ट मीटर कैन गिव द अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल ऑफ ए सेल। लेकिन जब हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज गोइंग टू मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल या ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोड। ईएमएफ के अंदर इट मेक द रेजिस्टेंस जीरो, यानी कोई भी सेल हो, सपोज करो कि ये सेल है ड्राई, सपोज करो कि कोई सेल ड्राई सेल होता है, ये पॉजिटिव एंड होता, बराबर, इसका नेगेटिव एंड, जैसे हम बैटरी लेते हैं ना, छोटी सी बैटरी, यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड है। मैं उसको अगर पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करता हूं और रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर का जो है वो उतना ही करता हूं जितना इतना है, दैट मींस इफ आई कैन माइनस द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, देन आई विल गेट द ईएमएफ। सो ईएमएफ इज व्हाट? इट इज नेग्लेक्टिंग, रिमूविंग द रेजिस्टेंस, उसके बाद का जो पोटेंशियल होता है उसे हम कहते हैं ईएमएफ। So potentiometer is going to give the true potential of any cell, whereas the voltmeter gives the approximate potential of the cell. ये आप डिटेलिंग करोगे फिजिक्स के अंदर जब आप स्टडी करोगे what is the physics of voltmeter and potentiometer. Anyhow, here we are coming to cell potential, so it can be difference of the reduction potential or it can be difference of oxidation potential. Now this is the way how we write. We'll write like this: E, it is E reduction. Now reduction किसका ज्यादा होता है? Obviously reduction potential उसका ज्यादा होगा जो कैथोड बनता है. So minus it will be E reduction, that will be of the anode. ठीक है? Now if the cell is operating under the standard condition, तो फिर हम सेल पोटेंशियल इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करूं तो फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E naught cell will be equal to E naught reduction of cathode minus it will be E naught reduction of anode. जैसे अगर मैं बात करूं डैनियल सेल की, तो डैनियल सेल में ऐसा आता स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? कैथोड का। ऑन द कैथोड कॉपर था, तो आई विल राइट लाइक दिस Cu2 प्लस वर्टिकल लाइन Cu। जब हम किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल बताए तो हमेशा ये ध्यान रखो कि रिडक्शन पोटेंशियल में जो भी यहां पर ये रेडॉक्स कपल इस तरह से लिखा जाएगा कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हायर होगा और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जब लोअर होता है किसी एलिमेंट का तो वो रिडक्शन पोटेंशियल बताता है। वापिस ध्यान रखना, जैसे मैं अगर ये कहूं E नॉट Zn2 प्लस, तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। सो यू कैन सी जिंक गोइंग टू Zn2 प्लस की टेंडेंसी बता रहा है, तो वो जो टेंडेंसी बताया जाएगा उसका जो पोटेंशियल होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है। कई बार देखो भूल हो जाती है, जैसे E नॉट Cl माइनस आयन Cl2, कई लोग दिमाग में क्या रखते हैं कि आयन पहले हो, सपोज करो किसी ने ऐसे दिमाग में ले लिया कि आयन पहले हो तो वो रिडक्शन, बराबर, और आयन बाद में हो तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आया? -1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 0। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या बताएगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखो जब ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से स्पीसीज लिखे गए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है Zn से Zn2 प्लस, तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो आई वुड से E नॉट Cu2 प्लस Cu minus E naught, that will be Zn2 plus Zn. You have to take the difference of same tendency. समझ आए ना? यहाँ पर हमें डिफरेंस ऑफ सेम टेंडेंसी लेनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि यू कैन नॉट, एक फीमेल क्रिकेटर हो उसका रिकॉर्ड आप किसी मेल क्रिकेटर के रिकॉर्ड से अगर आप मैच करते हो तो एब्सोल्युटली गलत है। ठीक है ना? तो हमें सेम टेंडेंसी, सेम कैरेक्टर को का डिफरेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर इट कैन नॉट बी डिफरेंस ऑफ दी, यहाँ रिडक्शन, ध्यान रखो कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है, बराबर, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, यानी डैनियल सेल में क्या हो रहा था? Zn के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, लेकिन मैंने डिफरेंस क्या लिया? डिफरेंस आई विल टेक एज ए रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? भले जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है लेकिन उसका पोटेंशियल यहाँ कौन सा लिखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल।
तो यहाँ E नॉट, दिस इज गोइंग टू बी E नॉट सेल, दिस आई हैव रिटन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू दी डैनियल सेल। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे सपोज करो कि इसका पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है, या सपोज करो कि मुझे इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम कैसे पोटेंशियल फाइंड करें? तो ऑब्वियसली तुम ऐसा सोचोगे कि जिंक डिप्ड इन ZnSO4 को हम किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करते हैं, पर जब दो हाफ सेल को आप कनेक्ट करोगे और वो डिफरेंट है तो हमें डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ही मिलेगा। इसका मतलब we are not in a position to get the absolute value of a potential of a single electrode। एक सिंगल इलेक्ट्रोड, सपोज करो कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड ऐसा होता, सपोज करो जस्ट अबाउट एक, सपोज करो कि ये एक जिंक है और यहां पर मैंने ZnSO4 ले लिया, इसको मैंने कनेक्ट किया। सपोज करो कि मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, ये वोल्टमीटर है, इसमें एक नोब पे तो मैंने वायर लगा दिया, अभी जो दूसरा नोब होगा वो मैं जिस भी हाफ सेल से लगाऊंगा वो दूसरा हाफ सेल अलग ही होगा ना, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज, लेकिन ये जो हाफ सेल होगा वो डिफरेंट होगा, तो हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हमें। यानी दिक्कत ये है कि हम कैसे किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड करें। सो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू गेट दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ एनी सिंगल इलेक्ट्रोड, क्योंकि कभी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकते, दूसरा हाफ सेल कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा? तो तुम जानते हो कि C is a problem but sometimes C is a solution। ठीक है ना? क्या मतलब हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is going to be solution for us। कैसे? तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमने यहाँ कंसिडर किया था उसको हम, that is nothing but that is C, standard hydrogen electrode। C is going to solve the problem to find out the potential of a cell। अब वो कैसे? तो देखो हमने पहले ही इसको क्या कहा था, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिया था और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने क्या कंसिडर किया था? 0.00 वोल्ट। अब सपोज करो कि हम यहां पर एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया? लेट अस से Zn डिप इन ZnSO4। ठीक है, और सपोज करो कि हमें पोटेंशियल मिला, हमें E नॉट सेल मिला, कितना मिला? लेट अस से 0.76 वोल्ट, इतना हमें पोटेंशियल मिला। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल होगा ये हमें इतना मिला है। अब पोटेंशियल इफ आई टेक अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमें पोटेंशियल इतना मिला, यहां पर सपोज करो मैं एक सेल रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, Zn2+ डबल वर्टिकल लाइन, इट हैज बीन H+, concentration 1 molar, दिस इज H2 गैस with pressure 1 bar and this is platinum solid। ठीक है, तो इसके लिए हम E नॉट सेल क्या लिखेंगे? E नॉट सेल विल बी इक्वल टू व्हाट? तो देखो यहां पर ये कैथोड है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो मैं ऐसा लिखूंगा E नॉट, I'll write like this, E नॉट में रिडक्शन पोटेंशियल लिखने के लिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन कंसीडर करूं, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा? H++ इलेक्ट्रॉन गिविंग हाफ H2, ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ये रिडक्शन रिएक्शन होगा ना, तो उस रिडक्शन रिएक्शन में देखो स्पीसीज कौन से हैं, सो I'll write like this, H+ वर्टिकल लाइन हाफ H2। ठीक है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसका? इसके लिए, तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल में रिडक्शन हाफ रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऐसा होगा, तो आई विल राइट लाइक दिस नाउ, Zn2+ वर्टिकल लाइन Zn। इसका पोटेंशियल हमें कितना मिला? तो मैंने यह कहा कि हमने जो वोल्ट मीटर से पोटेंशियल मेजर किया होगा 0.76 है, तो इफ आई जस्ट पुट इट 0.76, इसका तो हमने आर्बिट्रेरी क्या कंसीडर कर लिया है? 0। सो 0 माइनस E नॉट Zn2+ Zn। सो व्हाट वी हैव गॉट हियर, therefore E naught of Zn2+ Zn is minus 0.76 वोल्ट। कितना मिला हमें? minus 0.76 वोल्ट। अब सपोज करो कि हम यहां पर, ये एक एग्जांपल हमने यहां देखा, ठीक है। अब सपोज करो कि हमने इसको यहां पर हमने कॉपर, सपोज करो कि कॉपर जो है ऐसी कंडीशन ले ली थी, प्लेटिनम, दिस इज हाइड्रोजन विथ 1 बार प्रेशर and H+ ion concentration, 1 molar vertical line Cu2+, this is 1 molar concentration Cu solid। ऐसा हमने लिया होता और इस सेल के लिए ऐसा एक सेल कंस्ट्रक्ट किया होता और उस सेल के लिए, अच्छा तुम ये सोचोगे
कि ये कैसे पता चला कि ये एनोड लेना है? तो जैसे अगर हमने कंस्ट्रक्शन किया होता तो गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन देता ना हमें, गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन क्या देता? करंट का डायरेक्शन देता। तो जिस साइड से करंट आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यानी अगर हमने ऐसा एक सेल कंस्ट्रक्ट किया होता, बराबर, तो व्हाट वी फाइंड आउट कि करंट जो है वो फ्लो हो रहा होगा कैथोड से एनोड की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से गए? एनोड से कैथोड की तरफ। तो ये एनोड बना ना, इसीलिए हमने इस तरह से कैलकुलेशन किया। अब सपोज करो कि ऐसा कंस्ट्रक्शन करते तो यहां पर क्या होता कि यहां जो अगर हमने सेटअप किया होता कॉपर, इससे हमने कॉपर डिप इन CuSO4 किया होता, बराबर, और हमने यहाँ पर कोई गैस बबल नहीं करे थे, हम देखते क्या होता है, तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमें बबल करना पड़ेगा। जैसे हम हाइड्रोजन गैस बबल करेंगे, गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन, गैल्वेनोमीटर करंट बताएगा, और वो करंट कहां से फ्लो रहा होगा? इफ द करंट विल बी फाउंड टू बी फ्लोइंग फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, वो इलेक्ट्रॉन, वो जो है जब इससे कनेक्ट करेंगे तो यहां से ये जो है इलेक्ट्रॉन भेजा किसकी तरफ? ये भेजेगा इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ, और कॉपर से करंट का डायरेक्शन उल्टा आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये पोटेंशियल हमने मेजर किया, ये ई नॉट सेल जो है वो हो गया 0.34 वोल्ट है, बराबर। तो व्हाट आई विल राइट, ई नॉट सेल, दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट, ये कॉपर है तो कॉपर का रिडक्शन हाफ रिएक्शन कंसीडर करोगे, तो कॉपर का रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होता है? Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu, तो इट विल बी लाइक दिस, ये रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ई नॉट, इट विल बी हाफ, आई वुड से इट विल बी H प्लस वर्टिकल लाइन हाफ H2, इसका पोटेंशियल कितना मिला था हमें? सो इट वाज 0.34 वोल्ट, ठीक है। और ये है, इसका हमें फाइंड करना ई नॉट Cu2 प्लस Cu, और ये कितना है? ये तो हमने जीरो लिया है, तो दैट इज जीरो, देयरफॉर विल गेट ई नॉट Cu2 प्लस Cu हैज बीन प्लस 0.34 वोल्ट। इज इट क्लियर? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्लियर हो रही है कि जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो यहां पर हमने क्या लिया, अगर ये कैथोड बनता है, कोई भी अगर हम सेल बनाते हैं और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर कैथोड बनता है, तो हमें पोटेंशियल जो मिलेगा वो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। और अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड बनता है, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू दूसरे हाफ सेल की पॉजिटिव मिलती है। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्टिंग एज ए कैथोड, देन द पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल विल बी नेगेटिव, and if the potential, it is acting as an anode, standard hydrogen electrode acting as an anode, then the potential of the another half cell is going to be positive। इसका मतलब कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी भी हाफ सेल से कनेक्ट कर सकते हैं और हमें पोटेंशियल मिल सकता है। ये जो पोटेंशियल मिल सकता है इसको हम EMF कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, that is EMF, electromotive force। So what is an electromotive force? We can simply say the potential that is obtained with respect to standard hydrogen electrode of any electrode, then it is known as the EMF or electromotive force। अब हम इसके बेस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू द EMF। ठीक है,